हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में एक दिन के ब्रेक के बाद। आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको खूब भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, फील्ड में आपको जाना पड़ता है और इस वजह से कभी कभी आपकी क्लासेस नहीं ले पाता हूँ। ऐसे दिनों में मैनेज कर लिया करो, ठीक है। शुरू करेंगे आज की क्लास को। ये क्लास लिखी गई है इंडिया के फेल होते हुए स्टार्टअप्स पे। कभी पेटीएम, कभी बायजूस, कभी ओला, कभी ओयो। ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स अचानक से गिर क्यों जाते हैं, इस आर्टिकल में देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इकोनॉमिक थीम का है। नए वर्ड्स और नए ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। आज की क्लास पे बेस्ड ये आपका क्विज है। टेंशन मत लो इसकी, क्लास के लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलें, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के क्लास को। कह रहा है जी टेमिंग द यूनिकॉर्न्स। देखिए यूनिकॉर्न्स जो है ना, ये एक मिथिकल कैरेक्टर था, यानी एक काल्पनिक पात्र था, जानवर था, जिसके सर पे सिर्फ एक सींग होता था। एक सींग वाले जानवर आपको बहुत कम मिलेंगे। ज़्यादातर जानवरों के दो हॉर्न्स होते हैं, सींग्स होते हैं। एक सींग वाला आपको राइनो मिल जाएगा, है ना, गेंडा मिल जाएगा। यूनिकॉर्न उड़ता भी था और इसका एक सींग भी था। और आजकल यूनिकॉर्न बोला जाता है ऐसी कंपनियों को जो अपने आप में एक अनरियल कारनामा करके दिखाएं। प्राइवेट कंपनियां जिनके शेयर बाजार में आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यूएशन या उनकी कीमत $1 बिलियन या 8,000 करोड़ से ज़्यादा हो। कह रहा है जी यूनिकॉर्न्स जो हैं भारत के बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो 8,000 करोड़ की कंपनियां बन चुके हैं बिना शेयर मार्केट में एंटर किए। कह रहा है इन यूनिकॉर्न्स को हमें टेम करना है, कंट्रोल करना है। टेम भी किया जाता है किसी जानवर को, ऐसा जानवर जो आप पे हमला कर रहा हो, है ना, अटैक कर रहा हो, एग्रेशन दिखा रहा हो, कोई डॉगी हो, कोई घोड़ा हो, है ना। जब आप उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं, उसको, है ना, उसके गले में आप डाल करके, रस्सी डाल करके उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेम करना। तो कह रहा है भारत के यूनिकॉर्न्स को भी टेम किया जाए, क्योंकि ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बड़े बनते हैं और फिर गिर जाते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से मीनिंग समझ आ गया होगा आपको टाइटल का। कह रहा है जी परहैप्स बिल्डिंग अ सॉलिड इंस्टीट्यूशन इज नॉट एज ग्लैमरस एज स्काई रॉकेटिंग वैल्यूएशंस। इस एक लाइन में भारत के सभी फेल स्टार्टअप्स की कहानी आ जाएगी। कह रहा है जी शायद, परहैप्स पता है ना आपको, शायद। कह रहा है जी शायद बिल्ड करना यानी बनाना एक सॉलिड इंस्टीट्यूशन को, मजबूत ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को। कह रहा है ये जो काम है ना बिल्ड करने का, ये काम उतना ग्लैमरस नहीं है, उतना चकाचौंध भरा नहीं है। ग्लैमरस यानी फुल ऑफ ग्लैमर, फुल ऑफ एलिगेंस, हिंदी बोलते हैं चकाचौंध भरा। शायद ये उतना एक्साइटिंग या चकाचौंध भरा काम नहीं है जितना स्काई रॉकेट करती हुई, आसमान में चढ़ती हुई वैल्यूएशन। तो स्टार्टअप्स क्या सोचते हैं, वैल्यूएशन को बढ़ाओ, ग्रो करो, घाटा करो, लेकिन कस्टमर्स जोड़ो। जितने कस्टमर जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा फंडिंग मिलेगी, उतनी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, हम हज़ारों करोड़ की कंपनी बन जाएंगे। लेकिन लास्ट में वो कंपनी बैंकरप्ट होगी, घाटे में जाके दिवालिया होगी। ये चीज़ नहीं सोचते। ये बिल्डिंग सब्जेक्ट है आपका, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड है, इसकी वर्ब है इज। अब एक कॉन्सेप्ट आपको करवाता हूँ ग्रामर का, आराम से तसल्ली से सीखना। ये एज, ग्लैमरस एज, ये कैसी स्ट्रक्चर है। एज, फिर एक एज, बीच में एक एडजेक्टिव, और कभी कभी बीच में एक एडवर्ब भी लगी होगी। पहले तो स्ट्रक्चर का मीनिंग समझो और फिर ये समझो कि कब एडजेक्टिव लगाना है और कब एडवर्ब लगानी है। और ये बिल्कुल है ना, फॉर्मूला के साथ आपको समझाऊंगा। देखिए जी, एज, एडजेक्टिव, एज या एज, एडवर्ब, एज का मीनिंग होता है जितना और उतना, जितना और उतना। एडजेक्टिव तब लगता है जब ये स्ट्रक्चर नाउन के लिए यूज हुई हो। एडवर्ब तब लगेगा जब ये स्ट्रक्चर वर्ब के लिए यूज हुई हो। अब इसको टेक्निकली आपने सीख लिया, प्रैक्टिकली समझो। द आइटम्स इन द सेल weren't एज चीपर एज आई हैड एक्सपेक्टेड। जो चीज़ें थी इस सेल में वो उतनी चीपर नहीं थी, उतनी सस्ती नहीं थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना मैंने सोचा था। मुझे लगा था सेल लगी है दिवाली की, बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन मैं गया या मैं वहाँ गई और वहाँ जाके मुझे दिखा कि चीज़ें तो वही उसी दाम पे हैं, तो उतनी सस्ती नहीं थी जितनी मुझे एक्सपेक्टेड थी। अब मुझे ये बताओ, ये सस्ता नाम का वर्ड, चीपर नाम का वर्ड किसके लिए आया है। सेल के लिए आया है, चीज़ों के लिए आया है,
मेरे लिए आया है, किसके लिए आया? देखो ये जो सस्ता नाम का वर्ड है ये आइटम्स के लिए आया है। चीज़ें उतनी सस्ती नहीं थी जितना मैंने सोचा था। मीनिंग निकालो ना हिंदी में। तो ये एक नाउन के लिए आने वाली स्ट्रक्चर है, इसलिए बीच में एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। चीप एक एडजेक्टिव है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चीप क्या है? एक एडजेक्टिव। चीप का मतलब होता है सस्ता, ठीक है। लेकिन याद ये रखना है, चीप यानी सस्ता तो आप यूज़ कर लेंगे, लेकिन इसकी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। चीप है पॉजिटिव, चीपर है कंपैरेटिव, चीपेस्ट है सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं आएगी, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे एज चीप एज। दूसरा सेंटेंस देखो, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एज क्विकर एज एनीवन एल्स इन द टीम। उसने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट को उतना ही तेजी से जितना कि किसी भी दूसरे इंसान ने प्रोजेक्ट को टीम में किया। यानी उसकी जो काम को पूरा करने की रफ्तार थी वो किसी से कम नहीं थी, सबके जैसी ही थी। मुझे ये बताओ, ये जो क्विक आया है, क्विक यानी तेजी से, ये क्विक किसके लिए आया है? प्रोजेक्ट के लिए आया है या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आया है? प्रोजेक्ट क्विक नहीं था, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम क्विक था। तो ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देखो क्विकर तो आएगा ही नहीं, लगाओगे तो आप क्विक लगाओगे, अगर एडजेक्टिव भी लगाना है तो। मैं ये कह रहा हूँ कि एडजेक्टिव भी नहीं आएगा इस केस में, आपको इसकी एडवर्ब फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, क्विकली, ठीक है, एल वाई लगा करके, विद स्पीड। तो मुझे क्विक की जगह पे क्विकली का इस्तेमाल करना होगा। समझ गए? चलो लास्ट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एज होमवर्क। द स्टूडेंट एक्सप्लेन्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एज क्लियर एज अ प्रोफेशनल टीचर। स्टूडेंट ने सभी कॉन्सेप्ट्स को उतना ही क्लियरर एक्सप्लेन किया जैसे कि कोई प्रोफेशनल टीचर करता है। इस क्लियरर को मैं क्या लिखूंगा आप खुद से बताएं, फॉर्मूला लगा लेना दिमाग में और कमेंट्स में डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको ट्राई जरूर से देनी है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इजी लगा ना लगाओ लेकिन सिंपल बहुत है, फॉर्मूला के हिसाब से आपको चलना है। आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो मोटे मोटे, ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास अच्छी लगती है, वैल्यूबल लगती है तो जरूर से एक लाइक देना। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए वोकैब शीट अपनी जूम इन कर दूँ थोड़ी सी। पहला जो वर्ड है वो है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन करना यानी किसी चीज़ पे शिकंजा कसना या कंट्रोल करना। द अथॉरिटीज़ या टैक्स अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स इवेडर्स। टैक्स अथॉरिटीज़ ने शुरू कर दिया है टैक्स इवेडर्स पे शिकंजा कसना या उनको कंट्रोल करना। टैक्स इवेडर्स कौन होते हैं? जो टैक्स से बचें, या फिर इसको आसान भाषा में बोलते हैं टैक्स के चोर। तो टैक्स चोरों पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब देखो, जब शिकंजा कसते हो तो उस चीज़ को आप कंट्रोल करते हो। सुना होगा ना आपने, इस पर शिकंजा कसेंगे यानी इसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने को क्लैंप डाउन, रेन इन, कर्ब या टेम करना भी कहा जाता है। टेम मैंने आपको बता दिया, किसी जानवर को, जंगली जानवर जो आपको अटैक कर रहा हो, खा रहा हो, है ना, आप पे एग्रेसिव हो रहा हो, जब आप उसे गले में पट्टा बांध देते हैं, रेन डाल देते हैं, लीश, तो आप उसको टेम कर देते हैं। जैसे कोई पालतू, जैसे कोई कुत्ता है ना, जंगली कुत्ता, कोई घोड़ा वोड़ा है जो आप पे चढ़ने वाला है, तो टेम वर्ड को आप आर्टिकल में आज देख चुके हैं। अगला वर्ड अपने पास मैनेस। मैनेस का मतलब होता है एक ऐसा सोर्स ऑफ डेंजर जो कि होना नहीं चाहिए। जैसे आपके बगल के फ्लैट में कोई कुत्ता हो, उस कुत्ते का वहाँ कोई काम नहीं है खुले के अंदर, लेकिन फिर भी वो अगर खुले में आता है, आपको, है ना, आपको डर लगता है उससे, आपको डेंजर फील होता है, तो वो कुत्ता एक मैनेस है। जैसे सड़क पे तेज़ चलते हुए व्हीकल सड़क पे नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी हैं। तो ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए और फिर भी हैं और एक डेंजर का काम कर रही हैं, जिनको रोका भी जा सकता है, उनको अंग्रेजी में बोलते हैं मैनेस। तो ये थोड़ा अलग टाइप का डेंजर है।
ड्रंक ड्राइवर्स आर मैनेस टू एवरीवन ऑन द रोड। शराब पिए हुए जो ड्राइवर्स हैं वो एक सोर्स ऑफ डेंजर है, मैनेस है हर आदमी के लिए जो सड़क पे चल रहा है। अगेन वो चीज़ जो नहीं होनी चाहिए फिर भी है, शराब पिए हुए ड्राइवर नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी हैं, इसलिए उनको मैनेस बोलते हैं। डेंजर को पेरिल है ना, थ्रेट, वार्निंग, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। यू विल सी द वर्ड पेरिल इन द आर्टिकल टुडे। डेंजर का कॉमन सिनोनिम है। चलिए अगला वर्ड है ग्राउज। देखिए दो वर्ड्स है ग्राउज और ग्रीवेंस, दोनों का मतलब होता है किसी के लिए शिकायत, है ना, किसी चीज़ के लिए आपके मन में जो कंप्लेंट हो। द वर्कर्स मेन ग्राउज इज दैट दे आर नॉट पेड ऑन टाइम। वर्कर्स की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उनको वक्त पे वेजेस नहीं मिलती हैं, पैसा नहीं मिलता है, दे आर नॉट पेड ऑन टाइम। तो ग्राउज और ग्रीवांस, आज ग्रीवांस नाम का वर्ड यूल सी इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है जी जेलस। देखिए वर्ड बना है झील से, झील का मतलब होता है उत्साह, जेलस का मतलब होता है उत्साही, और इसकी जब नेगेटिव फॉर्म आ जाती है तो उसको बोलते हैं ओवर जेलस। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उत्साही हो, जितना ज़रूरत नहीं हो जोश दिखाने की फिर भी दिखा पा रहे हो, आप दिखा रहे हो, यू आर एन ओवर जेलस पर्सन। हाइपर एक्साइटेड या हाइपर एक्टिव भी बोल सकते हैं। ध्यान रखें ओवर जेलस एक नेगेटिव वर्ड है, ओवर जब भी लग जाए, ओवर का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। द न्यू लॉ हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ ओवर जेलस सर्वेलेंस। नया जो लॉ है उस पर एक्यूजिशन लगा है, आरोप लगा है ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव सर्वेलेंस का, ओवर जेलस सर्वेलेंस का, जो है सिटीजन्स की, नागरिकों की। फैनेटिक भी बोलते हैं ओवर जेलस को। यू विल सी द वर्ड ओवर जेलस इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है स्पीशियस। ये वर्ड बना है सस्पिशियस से। सस्पिशियस तो सुना होगा ना आपने, जिस पे कुछ सस्पिशन हो, शक हो, है ना, डाउट हो। तो डाउटफुल चीज़ों को, शक भरी चीज़ों को स्पीशियस, ड्यूबियस, स्पूरियस नाम के वर्ड से बताया जाता है। ये सारे वर्ड्स एक ही हैं। कोई चीज़ जो इनऑथेंटिक लगे, कोई आदमी आपको अपनी डिग्री दिखा रहा हो, आपको देख के लगे यार डिग्री तो झूठी है ना, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये डिग्री पता नहीं कहाँ से लाया है, तो उसकी वो डिग्री जो है आपको स्पीशियस लगेगी, स्पूरियस लगेगी, या फिर ठीक है ना, डाउटफुल लगेगी। ऑल क्लेम्स ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी स्पीशियस। कंपनी के सारे क्लेम्स, सारे दावे डाउटफुल या अनऑथेंटिक या मिसलीडिंग प्रूव हुए, भटकाने वाले या गलत प्रूव हुए, ठीक है, स्पीशियस। तो इसका सिनोनिम है ड्यूबियस, डाउट भरा हो, ड्यूबियस। यू विल सी द वर्ड ड्यूबियस इन द आर्टिकल टुडे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है आज की वो कैब, शायद कुछ वर्ड्स आप काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए बड़े बड़े स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, हर 1-2 साल बाद आप सुनेंगे पेटीएम, ओला, ओयो, है ना, बायजूस, अभी इनमें शायद भगवान ना करे अनअकैडमी का नाम भी आने वाला है ना, सुन रहे होंगे आप न्यूज़ के अंदर आजकल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत के जो सारे स्टार्टअप्स हैं ना बड़े बड़े, ये बड़े आइडियाज़ पे तो चलते हैं, लेकिन इनका सारा फोकस ये होता है कि स्टार्टअप को बड़ा कैसे बनाएं, कस्टमर्स को कैसे जोड़ें। और कस्टमर्स को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनको फ्री में सामान दो, उनको 1 रुपया कैशबैक दे दो 50 पैसे की परचेज पे। जब आप 50 पैसे की परचेज पे 1 रुपया कैशबैक देंगे तो आपको 140 करोड़ में से 14 करोड़ आदमी अपनी ऐप पे लाने में बहुत आसानी होगी। तो ये स्टार्टअप्स ऐसे बड़े बन जाते हैं। लेकिन एक वक्त होता है इन स्टार्टअप्स का जब इनको प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी होती है, जब इनको प्रॉफिट भी करके दिखाना होता है अपने बिजनेस में, वो इनका कभी प्रायोरिटी रहा ही नहीं। तो 1, 2, 3, 4 साल बाद ये बड़े बड़े होते हुए अचानक से एक दिन फट जाते हैं, जब ये इतने ज़्यादा कर्ज में आ जाते हैं कि इनके इन्वेस्टर्स इनको पैसा देने से मना कर देते हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि सरकार को इन स्टार्टअप्स को टेम करना होगा, इनको समझाना होगा कि धंधा कैसे चलाया जाता है। सिर्फ बड़ा करके बिजनेस को बड़ा, है ना, आप चला नहीं पाओगे, उसमें प्रॉफिट्स भी होने चाहिए। तो आज की टोन कैसी है जी? एक तो है कॉशनरी, कॉशन दे रहा है, थोड़ी सी चेतावनी दे रहा है, और दूसरी आपको मिलेगी थोड़ी सरकास्टिक, सरकाजम, यानी आपको तंज भरी भाषा में लिखा हुआ आर्टिकल मिलेगा। शुरू करें, इंटरेस्टिंग है। कह रहा है जी इंडियंस प्राउडली फ्लॉन्ट द कंट्री स्टेटस एज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। कह रहा है जी भारतीय जो है बहुत प्राउड के साथ में फ्लॉन्ट करते हैं। फ्लॉन्ट करना यानी शो ऑफ करना। जैसे आपने कोई नया कपड़ा पहना हुआ है, आपने देखा होगा ना लड़कियों को कुछ नया, उन्होंने कुछ किसी लड़की या किसी भी लड़के ने कुछ नई जैकेट पहन ली, नए जूते पहन लिए, नई ड्रेस पहन ली, तो उसको सबको दिखाया जाता है ना एकदम मटका के। तो हम इंडियंस भी बड़ा मटका के प्राउड के साथ में दिखाते हैं हमारे स्टेटस को, हमारे दर्जे को। और ये क्या दिखाते हैं, कौन सा दर्जा है? दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का। तो ज़्यादा दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो हैं इंडिया में पैदा होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। कह रहा है जी और ये है सारा विद यूनिकॉर्न्स, और यूनिकॉर्न्स हैं स्टार्टअप्स वैल्यूड ओवर 1 बिलियन। कह रहे जी ये सारा काम हो रहा है यूनिकॉर्न्स के, वो ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन हो। कह रहे हैं इन यूनिकॉर्न्स के मल्टीप्लाइंग फास्टर देन अ वायरल मीम,
इनके मल्टीप्लाई करने के साथ ही, इनके बढ़ने के साथ ही तेज़ी से, फास्टर, और किससे तेज़ी से, एक वायरल मीम के। मीम तो समझते हैं ना आप, इसको कुछ लोग मेमे बोलते हैं। मीम्स क्या होते हैं? कुछ पिक्चर्स मिलेंगी आपको इंटरनेट पे, सरकास्टिक, है ना, उल्टी पुल्टी, हंसी वाली, जो हंसी वाली है, जोक वाली। तो ये मीम्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं, एक आदमी बना देता है, दूसरा शेयर करता है, फिर 4 लोग और आगे फॉरवर्ड करते हैं। कह रहा है जी इन मीम से भी तेज़ी से हमारे स्टार्टअप जो है यूनिकॉर्न मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रोज़ एक नई कंपनी आपको सुनने को मिलेगी जो $1 बिलियन की हो गई। तो इस दर्जे को इंडियंस बहुत अच्छे से मटका के दुनिया में बताते हैं। समझ में आया? थोड़ा डिफरेंट थीम का आर्टिकल है, नए सेंटेंसेस दिख रहे होंगे आपको, नई स्ट्रक्चर्स। इंडियंस की वर्ब है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है ना, शो ऑफ करना, शोबाजी करना। चलिए, मीम क्या होता है आपने देख लिया, वो वाली इंटरनेट पे पिक्चर्स, तस्वीरें जो सरकास्टिक वे में किसी आइडिया को प्रेजेंट करें, है ना, इसको जोक बोल सकते हैं, पिक्चर जोक। चलो अब इस फ्लॉन्ट नाम के वर्ड को देखो। अभी आपको मैंने समझाया शो ऑफ करने को बोलते हैं फ्लॉन्ट करना। आपके पास बहुत पैसा है और आप सबको बुला बुला के दिखा रहे हो, देख 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 कितना बड़ा आदमी हूँ मैं, तो आप अपने पैसे को फ्लॉन्ट कर रहे हो। अब ये जो फ्लॉन्ट वर्ड है, इससे एक और मिलता जुलता वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट, और इसका मीनिंग होता है डिसरिगार्ड करना अथॉरिटी का, कानून को या नियम को तोड़ना। आपको पता है कि हेलमेट पहन के जाना है, लेकिन फिर भी आप बिना हेलमेट के जा रहे हो, आप ट्रैफिक रूल्स को फ्लाउट कर रहे हो, है ना। तो फ्लाउट एंड फ्लॉन्ट आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। दिमाग के अलग अलग कोने में इनको रखना, एक साथ ही सीखो इनको, ताकि आप इनको, इनके बीच का डिफरेंस आप कर पाओ। चलिए, अगर ये सीखा आपने तो इस सेंटेंस को आप सही करके बताओ, आराम से पढ़ना है इसको। द स्पॉइल्ड सन ऑफ द पॉलिटिशियन shamelessly flouted his VIP security on social media while a video surfaced of him flouting traffic rules in broad daylight। तो ये राजस्थान के डिप्टी सीएम का लड़का था ना, आपने देखी होगी इसकी वीडियोस बहुत चल रही हैं। ये क्या करता है, थार गाड़ी में बिना नंबर प्लेट के अपने दोस्तों को बिठा के खुली गाड़ी में रील बनाता है सड़क पे। राजस्थान के डिप्टी सीएम का बेटा है ना, तो वो रील बनाता है और उसके पीछे पुलिस चल रही है। पुलिस इसलिए चल रही है क्योंकि VIP सिक्योरिटी मिली हुई है इसको। तो ये पूरे कहानी पे मैंने एक सेंटेंस बनाया, कोशिश करना सही वर्ड को आप यूज़ कर पाएँ। VIP सिक्योरिटी को फ्लाउट करेगा या फ्लॉन्ट करेगा, और ट्रैफिक रूल्स को फ्लॉन्ट करेगा या फ्लाउट करेगा। डालना कमेंट्स में, आपको आगे बताएंगे कमेंट्स में, सही या गलत का रिव्यू देंगे। चलिए बढ़े आगे। आगे कह रहा है जी, तो ये आपने पहला देख लिया, इंडियंस हमारा बहुत फ्लॉन्ट करते हैं। कह रहा है जी बिटवीन 1718 एंड 2022-23 इंडियाज़ यूनिकॉर्न काउंट सर्ज बाय 66%। कह रहे हैं 17-18 से 22-23 के बीच, 5 सालों के बीच इंडिया की जो यूनिकॉर्न्स की काउंट है, $1 बिलियन की प्राइवेट कंपनियों की जो संख्या है वो बढ़ गई 66% से। नाउ बोस्टिंग 111 यूनिकॉर्न्स वैल्यूड एट 349.67 बिलियन। जो अब बोस्ट करती है, जो अब देखिए, बोस्ट करना भी शो ऑफ करना ही होता है। किसी चीज़ के बारे में बड़ा बड़ा बताते हो ना, जब आप उसको बोस्ट करते हो। तो कह रहे हैं ये अब जो हमारी जो एक 66% से जो हमारे यूनिकॉर्न्स बढ़े हैं 5 सालों में, वो बोस्ट करते हैं या बड़ा बना के दिखाते हैं 111 यूनिकॉर्न्स जिनकी वैल्यू है इतने $1 बिलियन। तो देश में 111 प्राइवेट कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। ये जो आप सुनते होंगे, ये क्या नाम है, मामा अर्थ वगैरह है ना, ये नायका वायका, ये सब जोमेटो स्विगी सब इसी में आते हैं। चलिए, यूनिकॉर्न काउंट की वो है सर्च करना यानी बढ़ना, सर्ज बाय 66% यानी 66% से बढ़ना। ठीक है, जब भी कोई चीज़ किसी परसेंटेज या नंबर से घटे या बढ़े तो बाय प्रपोजिशन से बताओ। आपकी सैलरी बढ़ गई 10%, तो योर सैलरी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। 10% से घट गई तो डिक्रीज्ड बाय 10%। चलिए, प्रपोजिशन साथ साथ में माइंड किया करो जहां आपको बताया करूं। आगे कह रहे हैं जी, बट वाइल ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट या VCs एंड प्राइवेट एक्विटी और PE फंड्स are throwing money around like confetti at a wedding, the flip side reveals a cautionary trail of flameouts। कह रहा है जी, लेकिन जहाँ जो ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट एक्विटी फंड्स हैं, अब ये क्या होते हैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो अजीब तरह के दो है ना चीज़ें हैं, ग्लोबल VC और PE इनको बोलते हैं अपने। कह रहा है जी, जहाँ ये दो अजीब सी चीज़ें ये थ्रो कर रही है मनी, फेंक रही है पैसे को, और थ्रो अराउंड कैसे कर रही है, कन्फेटी की तरह जो एक वेडिंग में हो। देखिए, हमारे यहाँ तो नहीं होती, हमारे यहाँ बर्थडेज पे कन्फेटी मिलेगी आपको। कन्फेटी क्या होती है, छोटे छोटे रंगीन कागज़ के टुकड़े होंगे, वो बॉम्ब सा बजाते हैं ना अपने किसी पार्टी में, फंक्शन में, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैंने बजाया भी नहीं कभी, बजाते हुए देखा लोगों को। उसको अचानक से आप प्रेस करेंगे और उसमें से बूम, है ना, छोटे छोटे जो है ब्राइट कलर जो है पेपर के 2 पीसेज निकलेंगे।
तो अंग्रेज इसका बड़ा यूज़ करते हैं वेडिंग्स में यानी शादियों में। तो शादियों में आपको हर जगह ये उड़ते हुए मिलेंगे। कह रहे जी जैसे वीसी और पी पैसा फेंक रहे हैं, जैसे शादियों में कन्फेटी फेंकी जाती है, यानी समझ गए ना, उड़ते हुए कागज़ के टुकड़े फेंके जाते हैं डेकोरेशन वाले। कह रहे वहीं पे जो फ्लिप साइड है, जो दूसरी साइड है, जो दूसरा पहलू है, वो रिवील करता है एक ऐसी कॉशनरी टेल को, सावधानी भरी टेल को, सावधानी लाने वाली कहानी को, जो है फ्लेम आउट्स की। फ्लेम आउट का मतलब होता है फेलियर। अगर उड़ते हुए जहाज़ में, रॉकेट में अचानक से फ्यूल ख़त्म हो जाए तो उसके पीछे की फ्लेम ख़त्म हो जाएगी, वो क्रैश करने की तरफ चला जाएगा, है ना। तो फ्लेम आउट करना इसी को बोलते हैं। जैसे कोई चलती हुई कंपनी है, अचानक से उसमें घाटा इतना हो गया तो वो फ्लेम आउट होगी, क्रैश करेगी। तो कह रहे एक फ्लिप साइड भी है, ये सारी कंपनी एक एक करके क्रैश हो रही हैं, दिवालियाँ हो रही हैं। चलिए, वीसीज और पी फंड्स, इन दोनों की वर्ब है आर थ्रोइंग। ये पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, दे आर थ्रोइंग मनी अराउंड लाइक कन्फेटी एट अ वेडिंग। फ्लिप साइड की वर्ब है रिवील्स। फ्लेम आउट का मतलब आपने समझ लिया। अब ये वीसी और पी कौन है? देखिए, ऐसा आदमी जिसके पास लिक्विड एसेट्स में 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, यानी $1 मिलियन से ज़्यादा, ठीक है, तो वो एक वीसी फंड बना सकता है या पी फंड बना सकता है सरकार से रजिस्ट्रेशन करके। और क्या करेगा वो ऐसी कंपनियों में अपना पैसा लगाएगा जो शेयर मार्केट में अभी आई नहीं है। जैसे कोई भी कंपनी ले लो ना, जैसे जोमेटो था, पेटीएम था, अभी तक शेयर मार्केट में नहीं आए थे, अभी आ चुके हैं। तो ऐसी कंपनियों में वो पैसा लगाता है और उन कंपनियों की हिस्सेदारी खरीद लेता है कि 5% कंपनी मेरी, ये पकड़ो 2 करोड़ रुपए, है ना, इस तरीके से। बाद में इनकी ख्वाहिश ये होती है कि ये कंपनियां जब मार्केट में आएंगी, लिस्ट होंगी, तो ये 2 करोड़ के 200 करोड़ होकर के मुझे मिले। तो ये वीसीज इस ख्वाहिश में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। 10 में से 1-2 कंपनियां भी अगर इनकी चल गई तो पैसा 200 गुना 100 गुना कर देते हैं 2 साल में, 5 साल में। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे किस तरह के लोग हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। बड़े लोग हैं हमारे देश के, पैसे वाले लोग। कह रहे फ्रॉम बाईजूस टू पेटीएम टू ओला, दी स्टार्टअप्स हैव शोकेस्ड द पैरल्स ऑफ प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ ओवर गुड ओल्ड फैशन कॉमन सेंस। कह रहा है जी बाईजूस से लेकर के पेटीएम तक और पेटीएम से लेकर के ओला तक, कह रहा है इन सारी फेल्ड कंपनियों से लेकर के, है ना, एक सारी फेल्ड कंपनियों की अगर बात करें तो ये सारे स्टार्टअप्स ने शोकेस किया है, दिखाया है पैरल्स को, यानी डेंजर्स को। और डेंजर्स हैं प्रायोरिटाइज करने के ग्रोथ को, प्राथमिकता या प्रायोरिटी देने के ग्रोथ को, और किसके ऊपर? उस ओल्ड फैशन कॉमन सेंस के ऊपर जो गुड है, जो सही है। धंधे में, बिजनेस में एक ही कॉमन सेंस है, प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर 1 पैसे का 2 पैसे का भी हो रहा है तो प्रॉफिट जरूरी है वो होना। अगर धंधा ऐसा है जिसमें प्रॉफिट नहीं होता है, फिर आप उसमें 10,000 लोगों को, 10 लाख लोगों को या 10 करोड़ लोगों को भी जोड़ लेंगे, वो धंधा सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सारी फेल्ड कंपनियां क्या कर रही हैं? लोगों को जोड़ने पे फोकस कर रही हैं, ग्रोथ पे, प्रॉफिट बनाने पे जो है फोकस नहीं कर रही। और प्रॉफिट है गुड ओल्ड फैशन कॉमन सेंस। चलिए, स्टार्टअप्स की वो है हैव शोकेस्ड, पैरल का मतलब आपको पता है डेंजर और, है ना, जॉपर्डी। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है जी, अब एग्जाम्पल देगा आपको एक एक के। फॉर इंस्टेंस पेटीएम वंस अ डिजिटल पेमेंट्स डार्लिंग, नाउ बार्ड बाय द आरबीआई फॉर परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस। कह रहा है जी एग्जाम्पल ले लें पेटीएम का, जो एक डिजिटल पेमेंट्स की डार्लिंग हुआ करती थी किसी वक्त, वंस। डार्लिंग का मतलब समझते हैं आप? ये वो फिल्मों में नहीं है वो मोना डार्लिंग, वो वाला तो है ही। वो डार्लिंग का मतलब होता है कोई प्यारा इंसान, है ना, जो सबका चाहता हो। जिसको रोमांटिक लैंग्वेज में डार्लिंग आप अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को बोल देते हैं, लेकिन वैसे डार्लिंग आप किसी को भी बोल सकते हैं ना, जो आपको प्यारा लगे। कह रहा है जी एग्जाम्पल के लिए पेटीएम जो डिजिटल पेमेंट के सिस्टम में एक वक्त पे डार्लिंग हुआ करता था, सबका प्यारा हुआ करता था, और जो अब बार्ड है जिस पे बैन लगा हुआ है रिजर्व बैंक का, इनकी नॉन कंप्लायंस के लिए, रूल्स को कंप्लाई ना करने के लिए, और जो परसिस्टेंट थी, लगातार चल रही थी कई सालों से। परसिस्टेंट मतलब टिकाऊ। 10 साल पेटीएम ने धंधा किया, 10 में से 10 ही साल जो है इन्होंने उल्टे पुल्टे काम भी किए हैं आरबीआई के हिसाब से। एक आदमी को 4 बार लोन दे दिया, एक ही आधार कार्ड पे 10-10 वॉलेट बन गई, है ना। कुछ समझ ही नहीं आ रहा लोगों को कि पेटीएम ने किस तरीके से सब किया होगा। तो ये पेटीएम था और ये इसकी कहानी है। सब्जेक्ट वर्ब कुछ है नहीं यहाँ पे, बस एक एग्जांपल दिया हुआ है। बार्ड का मतलब होता है जो जिसको रोक दिया गया हो, जिस पे बैन लगा दिया गया हो। पेटीएम पे आरबीआई का बैन लगा हुआ है। कह रहे जी और ओला हुज कैब सर्विसेज जस्ट गॉट अ पब्लिक स्लैप ऑन द रिस्ट फॉर स्टडी ग्रीवेंस एंड रिफंड प्रैक्टिसेस। कह रहे जी या फिर ओला की बात करें जिसकी कैब सर्विसेज को अभी अभी पब्लिक में एक स्लैप ऑन द रिस्ट मिला। देखिए, स्लैप ऑन द रिस्ट क्या होता है? आपके रिस्ट यानी कलाई पे छोटा सा स्लैप यानी थप्पड़। आपके मुंह पे नहीं मारा, कान के नीचे नहीं मारा, कलाई पे मारा, यानी आपको हल्की सी एक वार्निंग मिली।
तो कह रहा है जी अगर ओला की बात करें, जिसको पब्लिक से एक वार्निंग मिली है, अभी पब्लिक से लोगों से थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला है इनके शेडी या डाउटफुल ग्रीवांस और रिफंड जो है प्रैक्टिसेस के लिए। ग्रीवांस मतलब कंप्लेंट, रिफंड प्रैक्टिसेस यानी जो आपका पैसा कट गया वो कभी रिफंड आना हो, कभी फेल्ड ट्रांजेक्शन हो, तो इन चीज़ों को लेकर के पब्लिक से बड़ा क्रिटिसिज्म मिला है ओला को कि आप पैसा ले लेते हो वापस नहीं देते हो। तो कह रहा है वाइल, ये तो हो गया ओला, कह रहा है वाइल ओला इलेक्ट्रिक गॉट अक्यूज ऑफ मिसलीडिंग कस्टमर्स, जबकि ओला इलेक्ट्रिक जो है ओला की ही, भावेश अग्रवाल की दूसरी जो कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर वाली, इसको अक्यूज़ किया गया, ये अक्यूज़ हुई, आरोपी बनी मिसलीड करने के लिए कस्टमर्स को, बरगलाने के लिए ग्राहकों को, एंड प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद गवर्नमेंट सब्सिडीज़, और प्ले करने के लिए फास्ट एंड लूज गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के साथ। प्ले फास्ट एंड लूज करना यानी किसी चीज़ के साथ खेलना, उसके मज़े लेना, अपने हिसाब से यूज़ करना। जैसे छोटे बच्चा नहीं होता है ना, बॉल फेंक दी, जा लेके आया, फिर वो लेके आया, फिर फेंक दी, घुमा रहे हो, भगा रहे हो उसको, ये होता है किसी को मूर्ख बनाना, प्ले फास्ट एंड लूज करना। तो यही काम कर रहा था ओला इलेक्ट्रिक, है ना, सरकार से सब्सिडी कुछ और ली, कस्टमर को कुछ और दे दी, तो इस तरीके से मिसलीड करने का, लोगों को बरगलाने का आरोप ओला इलेक्ट्रिक पे लगा हुआ है। चलिए, पेटीएम की कहानी आपने देख ली, ऊपर नीचे ओला और ओला इलेक्ट्रिक दोनों की कहानी देखी आपने। ओला की कैब सर्विस सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी गॉट, इट गॉट अ पब्लिक स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट या रैप ऑन द रिस्ट या टैप ऑन द नकल, तीनों का मतलब एक ही है। नकल मतलब आपके हाथ के जो, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, गिट्टे होते हैं ना, ये आपकी उंगलियों के ऊपर टखने से, है ना, जिसकी आप ऐसे ऐसे करके जिनके क्रैक भी कर देते हो आप, उनके कड़ाके निकालते हो, अगर इस पर आपको टैप किया जाए यानी इस पर हल्का सा एक थपकी मारा जाए, तो आपको कुछ ज़्यादा पेन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक वार्निंग दी जा रही है। तो इस तरीके से इन दोनों तीनों इडियम्स का मतलब होता है सिर्फ एक छोटी सी पनिशमेंट या लाइट सी वार्निंग। याद रखना, आज के क्विज में पूछी हुई है मैंने ये सारी की सारी। चलो, ग्रीवांस की स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग ठीक है, GRIEVANCE, शिकायत को बोलते हैं, ओला इलेक्ट्रिक की वर्ब है गॉट। प्ले फास्ट एंड लूज करना, इरिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करना किसी चीज़ के साथ, है ना, खेलना बिना, समझ गए होंगे आप इसका मीनिंग, है ना, इमोरल तरीके से किसी चीज़ के साथ में किसी को ट्रीट करना। कह रहा है जी बोथ पेटीएम एंड ओला सर्व एज शाइनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट हैपन्स व्हेन यू फोकस ऑन स्केलिंग। कह रहा है दोनों पेटीएम और ओला जो हैं वो सर्व करते हैं शाइनिंग एग्जाम्पल्स की तरह, वो अपनी सेवाएं देते हैं चमकते हुए उदाहरणों की तरह, यानी चमकते हुए वो उदाहरण है। और किस चीज़ के एग्जाम्पल्स किसके हैं, इस चीज़ के कि क्या होता है जब आप फोकस करते हैं स्केल करने पे या बिजनेस को बड़ा करने पे। स्केल करना यानी चीज़ों को ग्रो करना, और बड़ा कब करते हैं, विदाउट बॉदरिंग विथ पेस्की थिंग्स लाइक स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस और बेसिक बिजनेस हाइजीन। बिना बॉदर किए, बिना परेशान हुए इन चिढ़ाऊ चीज़ों को लेकर के, पेस्की थिंग्स को लेकर के, जैसे कि स्टेबिलिटी, जैसे कि रेगुलेटरी कंप्लायंस, है ना, सरकार के रूल से कंप्लाई करना, या फिर जैसे कि बेसिक बिजनेस हाइजीन, बिजनेस में साफ सुथरापन, आपका काम जो है एकदम सही हो ना, एकदम करेक्ट हो मॉरली और फाइनेंशियली। तंज मारा हुआ इस लाइन में, कह रहा है ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ स्केल करने पे जो है फोकस करती हैं। ये एग्जांपल है ऐसी कंपनियों का जिनका काम है सिर्फ ग्रो करना, और इन कंपनियों को इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी चिढ़ाऊ और पैसकी लगती हैं कि बिजनेस स्टेबिलिटी, उसका क्या करना है, सरकार के रूल्स भाड़ में गए, बिजनेस में साफ सुथरापन, अकाउंटिंग बुक्स एकदम क्लीन, इसका क्या करना है। तो ये कंपनी ऐसा सोचती हैं, है ना, इन चीज़ों से हमारा क्या वास्ता, हमें तो बस कंपनी बनानी है, बड़ी करनी है, वैल्यूएशन बढ़ानी है, फिर कंपनी को बेचना है घाटे में और साइड में हो जाना है ना पैसा इकट्ठा करके। चलिए, पेटीएम और ओला की वर्ब है सर्व, वट की वर्ब है हैपन्स, यू की वर्ब है फोकस। पेस्की का मतलब आप समझते होंगे चिढ़ाऊ, हाइजीन का मतलब होता है सफाई या क्लीनलीनेस, ठीक है। चलो, अब ये हाइजीन वर्ड को देखो, इसकी स्पेलिंग देख लेना, HYGIENE। मुझे पता है स्पेलिंग याद करना बहुत मुश्किल होता है ना, और ख़ास करके ऐसी है इस तरह की अजीबोगरीब, हाई की HY लगा हुआ है, फिर जीन लगा हुआ है, लेकिन याद रखें आई बिफोर ई। क्या याद रखना है, आई बिफोर ई। अगर इतना याद रखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ये आई ई वाला कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में बैठ जाएगा। 90% केसेस में आई हमेशा ई से पहले आता है, जब भी ई आई या आई साथ में हो 90% केसेस में आई बिफोर ई आएगा। कुछ एक केसेज हैं जैसे जहाँ पे सी आ जाए, डब्ल्यू आ जाए, तो उसमें ई आई लगाया जाता है, ठीक है ना, आई ई के बाद आता है। तो ये फिर किसी दिन करवा दूंगा मैं। तो ये हाइजीन की स्पेलिंग तो आई बिफोर ई से आपको याद हो जानी चाहिए। दूसरा वर्ड है जिसमें जी के बाद में ई आई आ रहा है, तो इसमें स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होती है। ये वर्ड है पोल्टरगास्ट।
इसका मतलब होता है जी एक भूत या घोस्ट, घोस्ट लिख दूं, घोस्ट या फैंटम, इसमें ई बिफोर आई है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग्स हैं, एक बार दिमाग में पहले तो देखो, पढ़ो, हो सके तो पेन से लिख करके देखना, दिमाग में बैठ जाएंगी। और ये दूसरा वाला वन वर्ड जरूर याद रखना, बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है, पोल्टरगेस्ट। बढ़े आगे, चलिए। कह रहा है जी मैनी ऑफ दीज स्टार्टअप्स ड्रिवन बाय देयर फाउंडर्स ओवर जेलस विजन्स ग्रो लाइक वीड्स। कह रहा है बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जो ड्रिवन होते हैं, जो सवार होते हैं, ड्राइव किए गए होते हैं अपने अपने फाउंडर्स के ओवर जेलस विजन से, अपने जो इनके संस्थापक हैं उनकी ज़रूरत से ज़्यादा झील वाली या उत्साह वाली विजन से। कह रहा है ये स्टार्टअप जो है ना इस वजह से ग्रो करते हैं वीड की तरह। वीड क्या होता है, खेत में चारों तरफ जो खरपतवार उग जाती है ना एकदम तेज़ी से, तो खरपतवार की तरह स्टार्टअप जो है ग्रो करते हैं। कह रहा है जी बट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम्स, लेकिन ये फॉरगेट कर जाते हैं इंपॉर्टेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम की। अगर सिस्टम नहीं है बिजनेस में अंदर अच्छा, तो कितना भी बड़ा बिजनेस हो जाए उसको बैंकरप्ट होना ही है, 6 महीने में होगा या 6 साल में होगा, होना तय है। तो ये इस चीज़ को स्टार्टअप जो है हमेशा भूल जाते हैं। मैंने की वर्ब है ग्रो, दो वर्ब्स हैं, पहली है ग्रो और दूसरी वर्ब है फॉरगेट। ठीक है, ओवर जेलस मैंने आपको बता दिया, फैनेटिक जरूर से ज़्यादा उत्साही। कह रहा है जी Housing.com's इन्वेस्टर्स स्पॉटिंग ट्रबल अहेड किक्ड इट्स फाउंडर्स आउट। कह रहा है जो Housing.com कंपनी थी, इसके जो वीसी थे और प्राइवेट इक्विटी वाले फंड थे, मैंने बताया ना आपको 8 करोड़ से ज़्यादा वाले होते, तो वो 8,000 करोड़ वाले भी हैं, 80,000 करोड़ वाले भी हैं, लेकिन 8 करोड़ उनकी मिनिमम जो है ना लिमिट रखी हुई है। कह रहा है Housing.com में जिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था, इन्वेस्टर्स ने जब उन्होंने स्पॉट किया ट्रबल को, आगे उन्होंने देखा आगे आती हुई परेशानी को, तो कह रहा है ऐसा करते हुए उन्होंने किक कर दिया Housing.com के फाउंडर को ही बाहर। आपने कंपनी बनाई, 10-20 लोगों से पैसा लिया और अपनी कंपनी का 70% उनको उनके नाम कर दिया। फिर उन 10-20 लोगों ने एक दिन देखा कि आप तो कंपनी चला नहीं रही हो ठीक से, अब उनके पास 70% ऑलरेडी था कंपनी का। उन्होंने बोला भाई साहब एक काम करो, ये अपना 30% अपनी जेब में रखो और घर जाओ, अब कंपनी हम चलाएंगे। तो Housing.com में ऐसा ही हुआ, फाउंडर को ही लात मार के बाहर निकाल दिया, बोले तू अच्छा नहीं करता है काम, हम अब कंपनी को देखेंगे। कह रहा है जी वाइल भारत पे क्लीन हाउस टू सर्वाइव एलिगेशंस ऑफ इरेगुलरिटीज़, जबकि भारत पे ने भी अपने हाउस को क्लीन किया, घर को साफ करना समझते हैं ना आप, जाले हटाना, मकड़ियाँ निकालना, तो उन्होंने भी मकड़े जो हैं अपने घर के निकाले ताकि सर्वाइव कर सकें, ये सह सकें या हैंडल कर सकें एलिगेशंस को जो है इरेगुलरिटीज़ की। तो भारत पे का कौन था वो फाउंडर, सीईओ अश्लील ग्रोवर, दोगलापन है ना। तो भारत पे के अंदर बहुत सारे एलिगेशंस लगे कि अश्लील ग्रोवर तो अपने घर की कुर्सियाँ भी जो है भारत पे की अपनी बीवी की डायमंड ज्वेलरी, घर की कुर्सियाँ, फर्नीचर, वो सब भारत पे के कंपनी के अकाउंट से खर्चा करके अपने घर ला रहा था। तो इनको पता लगा कंपनी वालों को, इन्होंने फाउंडर को, अश्लील ग्रोवर को ही, जब फाउंडर थे या सीईओ थे, इनको भी वहाँ से निकाल दिया। तो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स बताए इन्होंने बदमाश लोगों को कंपनी से बाहर करने के। इन्वेस्टर्स की वर्ब है किक्ड, भारत पे की वर्ब है क्लीन्ड, क्लीन द हाउस करना, साफ करना। क्लीन से एक ईडियम बताई थी 3-4 दिन पहले, अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। कितने बच्चों को याद है भाई ये ईडियम, अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ जो है एक रिपोर्ट और अश्योरेंस ऑफ वंस साउंड फिजिकल स्टेट। अगर डॉक्टर ने बोला सब सही है तो डॉक्टर हैज़ गिवन यू अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें लिखा हुआ है सब चंगा सी, तो योर टेस्ट रिपोर्ट कैन बी कॉल्ड अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। ठीक है ना, तो याद रखना इस ईडियम को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी बट फॉर एवरी स्टार्टअप देर इज़ अ बायजूस एज अ वेकअप कॉल। कह रहा है लेकिन हर स्टार्टअप के लिए बायजू एक ज़रूर मिलेगा आपको। बायजू अब एक कंपनी नहीं है, एक बायजू एक एग्जाम्पल बन चुका है। अब हर इंडस्ट्री में आपको एक बायजू ज़रूर मिलेगा, वेकअप कॉल की तरह या एक अलार्म बेल की तरह, कि कुछ भी करना बायजूस मत बन जाना, है ना। इस तरीके से बायजू एक एग्जाम्पल बन चुका है। कह रहा है जी एक्सपेंडिंग सो एग्रेसिवली दैट इट इज़ नाउ ड्रॉनिंग इन डेट, कि ये एक्सपेंड कर रहा था इतना तेज़ी से, इतना एग्रेशन के साथ, कि अब ये डूब रहा है अपने ही कर्जे में। और किस में डूब रहा है, लीगल मैसेज एंड ड्यूबियस कस्टमर टैक्टिक्स में, जो अपनी कानूनी पचड़े हैं उनके अंदर, और जो अपनी मिसलीडिंग, ड्यूबियस या स्पूरियस जो कस्टमर टैक्टिक्स थी, अपने कस्टमर को डील करने के इनके जो तरीके थे। तो ये एग्जाम्पल जो है आपको हर स्टार्टअप के पीछे बायजूस का ज़रूर मिलेगा। कह रहा है जी ऑल बिकॉज इट्स फाउंडर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और प्रोफेशनलाइज द बोर्ड। कह रहा है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बायजूस के जो फाउंडर थे, रविंद्रन बायजू की बात कर रहा है,
इन्होंने मना कर दिया किसी भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने को या फिर प्रोफेशनलाइज करने को अपने बोर्ड को या अपनी टीम को। एकदम घर की कंपनी चला रहे थे, है ना, घर के हिसाब से बड़ी कंपनी होती जा रही थी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, आज बायजूस जो है उसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है। आजकल में बायजूस जो है नीलाम हो जाएगा ना, हो चुका है ऑलमोस्ट। चलिए, बायजूस की वो है इस, जस्ट अ मिनट, पेन कहाँ गया अपना। बायजूस की वो है इस, इट की वो है इज ड्राउनिंग। फाउंडर की वो है रिफ्यूज्ड। फाउंडर वो पर्सन है जो नींव रखता है, फाउंडेशन रखता है किसी कंपनी की। ड्यूबियस, स्पूरियस, याद है ना, मिसलीडिंग या डाउटफुल चीज़ों को बोलते हैं ड्यूबियस। कह रहा है जी एस द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी। कह रहा है जी, सवाल पूछ रहा है आपसे, टेक अवे क्या होगा स्टोरी से, इस पूरी कहानी का टेक अवे यानी लेसन क्या होगा। टेक अवे याद है ना आपको, जो चीज़ आप टेक करके अवे ले जाते हैं, किसी चीज़ में से जो आप बाहर निकालते हैं, वो उसका लेसन या सबक कहलाता है, टेक अवे कहलाता है। कह रहे जी सबक ये है, टेक अवे ये है, एज इंडियाज यूनिकॉर्न्स स्प्रिंट टू बिकम डेकाकॉर्न्स दे बेटर रिमेंबर दैट बिल्डिंग अ सॉलिड लास्टिंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट एज ग्लैमरस एज स्काई रॉकेटिंग वैल्यूएशंस। कह रहा है जी जैसे जैसे इंडिया के यूनिकॉर्न्स स्प्रिंट कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और क्या बनने के लिए, डेकाकॉर्न्स बनने के लिए। यूनिकॉर्न यानी यूनो यानी 1 कॉर्न वाला, $1 बिलियन जो है वैल्यूएशन वाला। डेका यानी 10, यानी $10 बिलियन की वैल्यूएशन वाले। कह रहे जैसे जैसे भारत के ये अनअकैडमी, भारत का बायजू, भारत का ओला और भारत का पेटीएम 1 बिलियन से $10 बिलियन की रफ्तार का सफ़र जो है पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, वैसे वैसे उनको बहुत अच्छा होगा, याद रखना, दे बेटर रिमेंबर। ये स्ट्रक्चर मैं आपको करवाता हूँ अभी। उनके लिए बहुत अच्छा होगा इस चीज़ को रिमेंबर करना, याद रखना, और वो ये कि बिल्ड करना एक लास्टिंग और सॉलिड इंस्टीट्यूशन को, मजबूत और टिकाऊ कंपनी को, वो उतना ग्लैमरस या चकाचौंध भरा नहीं होता जितना कि स्काई रॉकेट करती हुई वैल्यूएशन, कंपनी के बढ़ते हुए दाम। कह रहा जी बट इट इज़ अ लॉट लेस लाइकली टू क्रैश एंड बर्न। कह रहा लेकिन जो लास्टिंग इंस्टीट्यूशन है ये बहुत कम लाइकली है, बहुत कम संभावित है कि ये क्रैश करेगा या बर्न करेगा। चुपचाप काम करना बहुत मुश्किल है, जैसे ही सफलता मिलती है आदमी चिल्लाने लगता है, सफलता को बढ़ा चढ़ा के दिखाने लगता है। कंपनी को लास्टिंग बनाने की बजाय उसको फुलाने के पीछे रहते हैं सारे फाउंडर्स, गुब्बारे की तरह, और ऐसा गुब्बारा जो कभी ना कभी फटता है। चलिए, यूनिकॉर्न्स की वर्ब है स्प्रिंट, दे की वर्ब है बेटर रिमेंबर, ये स्ट्रक्चर आपको भी करवा देते हैं। बिल्डिंग की वर्ब है इस, ग्लैमरस मैंने आपको बताया था, चकाचौंध भरा। एज वाला स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी कर चुके हो, ग्लैमरस एक एडजेक्टिव है। लास्टिंग यानी जो लॉन्ग लास्टिंग हो, टिकाऊ हो, परसिस्टेंट हो। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर करवाएं आपको। बेटर रिमेंबर क्या है, देखो ये कुछ भी नहीं है, आप हिंदी में बोलते हैं अच्छा होगा, बेहतर होगा आपके लिए कि आप घर के लिए निकल जाएं, तो आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं इट विल बी बेटर फॉर अस टू लीव फॉर होम। अच्छा होगा हमारे लिए, फॉर अस यानी हमारे के लिए, फॉर यू यानी आपके लिए, फॉर देम यानी उनके लिए। अच्छा होगा, इट विल बी बेटर हमारे लिए कि हम घर के लिए निकले। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इट विल बी बेटर दैट वी लीव फॉर होम नाउ। जानते हो ना ये दोनों तरीके, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सेंटेंसेज हैं ये दोनों, हैं सिंपल तरीका या लिखने का, बोलने का। एक और अच्छा प्रोफेशनल तरीका है इन सेंटेंसेस को लिखने का, और वो क्या है, लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको इसी के नीचे। इसमें इट विल बी बेटर छोड़ दो, जिससे काम करवाना है उसका नाम लिखो, और उसके आगे उस काम को लिख दो बेस फॉर्म में बेटर के साथ। यू बेटर लीव फॉर होम नाउ, है ना इजी। इट विल बी बेटर फॉर अस टू लीव फॉर होम, इट विल बी बेटर फॉर यू, या इट विल बी बेटर दैट यू लीव फॉर होम। छोड़ो ये सब चीज़, सीधे लिखो यू बेटर लीव फॉर होम नाउ, या वी बेटर लीव फॉर होम नाउ, या ही बेटर लीव फॉर होम नाउ। तो बेटर प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ऐसे स्ट्रक्चर चलती है। बहुत इजी है, बना के देखो। एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, सब बना लोगे मुझे पता है, अच्छा बनेगा आपसे, सबसे सही बनेगा। इट विल बी बेटर दैट यू टेल द ट्रूथ। यही बेहतर होगा, यही सही होगा आपकी सेहत के लिए कि आप सच बोल दें। इट विल बी बेटर दैट यू टेल द ट्रूथ। इसी फॉर्म में, इसी स्ट्रक्चर में लेकर के आओ सेंटेंस को, है ना, बेटर प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म बना के। चलो रैप अप करें क्लास को, आ जाओ अपने क्विज पे आ जाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन खुद से आपको पढ़ लेना है, मैं सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन पूरा करवाऊंगा तो 5 मिनट निकल जाएंगे। एक बार पॉज करके वीडियो को खुद से पढ़ लो, फिर मैं आपको आंसर करवा देता हूँ। चलो आराम से पॉज करके पढ़ लेना ना क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट में बताया ओला के बारे में, ओला की क्या गलतियाँ हैं। दूसरे में बताया बाइजू के बारे में, बाइजू ने क्या गड़बड़ी की। तीसरे में बताया सी में
कि स्टार्टअप्स जो हैं इन जनरल वो क्या गलती करते हैं, रैपिड ग्रोथ को चेज करते हैं और इन्वेस्टर अटेंशन के पीछे भागते हैं। और चौथे में बताया 2 यूनिकॉर्न्स के नाम जिन्होंने काम किया है, बायजू और ओला। देखो बायजू ओला को पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, फिर उन दोनों के बारे में बताया। तो डी के बाद में बी, पहले बायजू और फिर ए। जहाँ पे DBA आ रहा है वो मेरा आंसर बन जाएगा। DBA यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। DBA यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ भी रहेगा, नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। बी मेरा आंसर बन गया। अब DBA क्यों बना ये भी देख लो। डी में इन दोनों कंपनीज के बारे में बताया गया, बी में पहली कंपनी के बारे में बताया गया और ए में दूसरी कंपनी के बारे में बताया गया। तो DBA ये स्ट्रक्चर आपकी बननी चाहिए थी। DAB भी बन सकती थी, पर जब मेरे पास DBA का ऑप्शन मिल रहा है तो मैं DAB क्यों बनाऊं? समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब DBA से पहले इस बायजू की बात हुई, फिर ओला की बात हुई, तो पहले बायजू की बात ही कर लेता हूँ, DB के बाद बी रख लेता हूँ ना मैं, फिर ए को रखूँगा। तो इस तरीके से बेटर चॉइस जो होगी वो DBA से बनेगी, ना कि DAB से। और सी जो है वो इन जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा है पूरे किस्से का, केस का, तो सी को तो फर्स्ट सेंटेंस बनना ही था। तो CDBA, ठीक है। चलो नेक्स्ट में कह रहा है जी आपसे, प्राइमरी पर्पस क्या है स्पेसिस का, क्यों लिखा गया इसको? पॉज करके चारों को पढ़ लो आंसर्स को फटाफट से। चलो, प्राइमरी पर्पस ये है कि कंपनियां, स्टार्टअप जो हैं वैल्यूएशन को चेंज कर रहे हैं, ग्रोथ को चेंज कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी की जगह पे। टू हाईलाइट इंडियाज रैपिड ग्रोथ इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एंड द चैलेंजेस दे फेस, ठीक है ना। वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए नहीं लिखा गया, स्टार्टअप की पोटेंशियल के लिए नहीं लिखा गया, बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए नहीं लिखा गया, ये लिखा गया है हाईलाइट करने के लिए कि स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। डी भी कुछ हद तक आपका आंसर बन सकता था, लेकिन ए बिल्कुल बेटर आंसर है विदाउट एनी डाउट। जब आपको 2 आंसर मिले तो चूज करना होता है भाई साहब कौन सा बेटर लगेगा, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑथर की टोन को बड़े अच्छे से बताती है? पढ़ लो एक बार वीडियो को पॉज करके चारों में से। ऑप्टिमिस्टिक है, क्रिटिकल है, न्यूट्रल है, स्केप्टिकल है। देखो 2 आंसर बन सकते हैं, बी बन सकता है और डी बन सकता है। क्रिटिकल भी है और रिस्क इन्वॉल्व बता भी रहा है और थोड़ा स्केप्टिसिज्म भी दिखा रहा है एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम का। लेकिन डी को मैं आंसर इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि एक तो बी ज़्यादा सूट कर रहा है ना, रिस्क बताना, कॉशियसली क्रिटिकल होना। दूसरा, सारा स्टार्टअप सिस्टम एक जैसा नहीं है। आपने कंपनी का नाम सुना होगा जेरोदा, ठीक है, बड़ी अच्छी कंपनी है, स्टार्टअप है ये भी, और एक पहले दिन से प्रॉफिटेबल है, मतलब पहले दिन से ये प्रॉफिट कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसी कंपनियां तो अच्छी कंपनियां होती है ना। इंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो इतना लूजर की तरह काम नहीं करता है, बायजूस की तरह या इन कंपनियों की तरह, अच्छी कंपनियां भी हैं। तो एंटायर सिस्टम की बात नहीं हो रही है, इसलिए मैं बी को अपना आंसर बनाऊंगा। चलो, फ्लाउट और फ्लॉन्ट के बीच का मीनिंग पूछा है, ऑफकोर्स ये करवा दिया आपको। प्ले फास्ट एंड लूज, ये ईडियम भी कर चुके हो। 2 स्पेलिंग्स हैं आपके पास, इनमें से करेक्ट वाली स्पेलिंग आपको बतानी है, हाइजीन की या पोल्टरगेस्ट की, ठीक है। पोल्टरगेस्ट वर्ड आपको मैंने करवाया भी था, घोस्ट यानी भूत होता है एक, है ना। स्पूरियस का मीनिंग पूछा है, फेनेटिक, ग्राउज, मैनस या इनऑथेंटिक या अनऑथेंटिक। और लास्ट में ईडियम पूछिए, टैप ऑन द नकल्स। तो सारे मेरे ख्याल से वो क्या भी क्वेश्चंस कर लोगे, फिर भी फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर्स डाल दिए हैं, वहाँ से मैच कर लेना। लास्ट में आपको मिलेंगी 2 एरर्स, पता नहीं है क्लोज टेस्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। दीज आर 2 एरर्स, ओके। एक तो देख लेना इस स्ट्रक्चर के अंदर, और दूसरी आप कर लेना इस स्ट्रक्चर को देख करके। अगेन आंसर्स आर इन द फर्स्ट कमेंट बिलो, जाके चेक करो, फर्स्ट कमेंट से चेक कर लो। और आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, कुछ नया थीम था, पूरी देखते हो तो पीडी लिखा करो सर पूरा देखा, और क्लास समझ में आई हो, इंटरेस्टिंग लगाओ तो PDI लिख दिया करो। ये आपका फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, जिससे मुझे ऐसे आर्टिकल्स चूज़ करने में हेल्प मिले जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। चलिए, अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए,